आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की। और रीजनिंग में देखो, रीजनिंग को कहते हैं तर्क शक्ति। ठीक, और तर्क शक्ति जो है रीजनिंग, यहाँ रीजनिंग के दो डिवाइडेशन है पूरे। कंप्लीट रीजनिंग को अगर हम पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट रीजनिंग को दो पार्टों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो पार्ट है वो सुन लीजिए। देखिए, रीजनिंग को अगर हम बांटें तो दो पार्टों में आराम से बांट सकते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है वर्बल रीजनिंग। वर्बल मतलब कि भाषिक। ठीक, और जो सेकंड पार्ट होता है रीजनिंग का वो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, मतलब कि अभाषिक रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग के कितने पार्ट हो गए? दो पार्ट हो गए, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक। अब भाषिक में क्या होता है सर? तो जो भाषिक है उसमें क्या होगा, देखिए पता चल रहा है नाम से भाषिक। भाषिक का अर्थ क्या होता है? ऐसी रीजनिंग जिसमें भाषा अर्थात लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। लैंग्वेज का जिसमें उपयोग किया जाता है, ऐसे प्रश्न जिनमें भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि देखिए, आपके टॉपिक हैं रक्त संबंध है ना। कौन कौन से टॉपिक इसमें आते हैं? रक्त संबंध आ गया, आपका कोडिंग और डिकोडिंग आ गया, रक्त संबंध हो गए, कोडिंग और डिकोडिंग हो गए। इसके अलावा आपका मान लीजिए कैलेंडर आ गया, घड़ी आ गया, श्रृंखला आ गई। श्रृंखला के अलावा मान लीजिए दिशा व दूरी जो है, दिशा परीक्षण वाला टॉपिक वो आ गया। इसके अलावा आपका क्रम व्यवस्था हो गया। ठीक, इसके अलावा और सुनिए वैन आरेख। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका सादृश्यता। इसमें आपका एक आ जाता है टॉपिक वर्गीकरण, मतलब बेमेल छांटना। इसके अलावा एक मेंशुरेशन के नाम से आता है विविध। इसके अलावा देखिए न्याय वाक्य, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, कथन और तर्क, कथन और पूर्व धारणा। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं, मतलब कि भाषिक में आते हैं। भाषिक जो रीजनिंग है, वर्बल जो रीजनिंग है, उसमें आपके वो सारे टॉपिक आते हैं जो भाषा से रिलेटेड होते हैं, मतलब कि जिनमें हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, भाषा का। अब नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक आते हैं सर? तो देखिए, नॉन वर्बल जो पोर्शन है, नॉन वर्बल में अभाषिक, ए का मतलब क्या होता है हिंदी में? नहीं, और भाषिक का मतलब क्या होता है? भाषा, जिसमें भाषा नहीं है, अर्थात बिना भाषा के जो प्रश्न आते हैं, बिना लैंग्वेज के जो प्रश्न आते हैं, वो आपके आते हैं अभाषिक रीजनिंग में। कौन कौन से? जैसे कि देखिए, एक चित्रों की होती है सादृश्यता। इसमें टोटल जो प्रश्न आएंगे वो आपके डायग्राम के आएंगे, चित्रों वाले आएंगे। क्यों? क्योंकि भाषा तो है ही नहीं, सारे क्वेश्चन चित्रों से रिलेटेड आएंगे। जैसे कि सादृश्यता हो गया। एक टॉपिक इसमें आता है सेम टू सेम इधर से वर्गीकरण, मतलब कि चार आकृति दे देगा और कहेगा कौन सी एक आकृति अलग है या बेमेल है, उसे छांटना होता है। ठीक है, इस हिसाब से आगे देखिए। इसके बाद आता है एक आकृति गणना करना। आकृति गणना, अब आकृति गणना में कोई लैंग्वेज थोड़ी आती है, सीधा सीधा कहता है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं या दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, इस हिसाब से पूछता है। उसके अलावा हो गया कागज काटना, मोड़ना, ऐसे प्रश्न हो गए। इसके अलावा आपके देखिए दर्पण प्रतिबिंब हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गए, है ना, जल प्रतिबिंब हो गया। ठीक, ये सारे जो टॉपिक हैं और भी हैं ऐसे टॉपिक जिनमें देखिए चित्रों का प्रयोग किया जाता है, वो तो कहलाते हैं नॉन वर्बल में। और वो टॉपिक जिनमें चित्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, भाषा से रिलेटेड होते हैं, वो कहलाते हैं वर्बल। बात समझ में आई यहाँ तक?
कितने पार्ट हैं रीजनिंग के? 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं रीजनिंग के? 2 पार्ट हैं। एक तो पार्ट है वर्बल और एक है नॉन वर्बल, मतलब भाषिक और अभाषिक। अब किसी भी चीज़ के लिए, अर्थात किसी भी एग्ज़ाम के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग, तो रीजनिंग में यही 2 हिस्से आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक। अब अपन बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए वर्बल रीजनिंग की। तो वर्बल रीजनिंग में बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे? कोई भी टॉपिक जो चाहो, स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्टिंग से चलते हैं, तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला टॉपिक आता है वर्बल में या भाषिक रीजनिंग में, वो आता है पहला सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, तो सादृश्यता से ही अपन लेके चल रहे हैं आगे। देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, रीजनिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, वर्बल और नॉन वर्बल, भाषिक और अभाषिक। अब बात करते हैं आगे। पहला ही टॉपिक मैं यहाँ ले रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं, 40 घंटे का आपका सिलेबस है। 40 घंटे में आप लोगों को 40 क्लासेस में पूरी रीजनिंग कंप्लीट करवा देंगे अपन लगभग। ठीक है, पहला टॉपिक है सादृश्यता। हिंदी में सादृश्यता कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम है एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण। अब एक बात और सुन लीजिए, सादृश्यता परीक्षण या एनालॉजी टेस्ट जो टॉपिक है, हिंदी में इसे कई बुक में दे रखा है समानता, कहीं कह देते हैं समरूपता, तो अलग अलग नाम से है। सादृश्यता कह दो, समानता कह दो, समरूपता कह दो, है तो वही क्या? एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट है क्या? देखिए यहाँ से 2 डिवाइडेशन कर देता हूँ मैं इसके समझाने के लिए आपको। एक तो होता है सा का मतलब होता है समान। एक होता है दृश्यता, दृश्यता मतलब होता है दिखाई देने वाले, समान दिखाई देने वाले। क्या दिखाई देने वाले साहब? समान दिखाई देने वाले। समान दिखाई देता क्या है वो सुन लीजिए, किन्हीं भी 2, अगर हम सादृश्यता की बात करें, किन्हीं भी 2 शब्दों कॉमा वर्णों कॉमा संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है वह सादृश्यता कहलाता है। क्लियर साहब यहाँ तक? सादृश्यता क्या कहलाता है? सा मतलब समान, दृश्यता मतलब दिखाई देने वाले। क्या दिखाई देने वाले? किन्हीं भी 2, देखो यहाँ मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इन चीज़ों को, किन्हीं भी 2 क्या? शब्द, वर्ण या संख्या। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें, शब्द, वर्ण या संख्या। किन्हीं भी 2 शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच में जो समानता का संबंध दिखाई देता है वो क्या कहलाता है? सादृश्यता कहलाता है। क्लियर है? जो समानता का संबंध दिखाई देता है क्या कहलाता है? सादृश्यता कहलाता है। अब बात करते हैं सर सादृश्यता में कितने प्रकार के नियम हैं, तो सुन लीजिए। सादृश्यता में सर 2 प्रकार के नियम हैं। नियम नंबर 1 है आधारभूत नियम। कौन सा नियम है सर? आधारभूत नियम, जिसे कहा जाता है बेसिक रूल। कौन सा रूल है? बेसिक रूल, मतलब कि आधारभूत नियम। कौन सा नियम है? आधारभूत नियम। तो एक है बेसिक रूल, आधारभूत नियम। इसमें क्या है वो सुन लीजिए। ए का जो संबंध बी से है, इसमें ध्यान रखिएगा आप, ए का जो संबंध किससे है? बी से, वही संबंध सेम टू सेम सी का किससे होगा? डी से। मतलब कि ए का जो संबंध बी से है वही संबंध सी का होगा किससे? डी से। और ये संबंध जो हैं ये आपस में कैसे होंगे? हमेशा समान होंगे। तो पहला नियम यही कहता है सर, पहला जो नियम है आधारभूत नियम, बेसिक रूल, वो क्या कहता है कि ए का जो रिश्ता किससे है? बी से, वही रिश्ता सी का किससे होगा? डी से। और ये रिश्ता आपस में कैसा होगा? समान। ए का जो रिश्ता बी से है वही सी का डी से होगा। बात समझ में आ रही है सबके? क्लियर है यहाँ तक?
सादृश्यता किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों, संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है सादृश्यता कहलाता है। आधारभूत नियम चल रहा है पहला, ए का जो रिश्ता बी से है वही सी का डी से होगा, और ये रिश्ते आपस में कैसे होंगे, समान। जैसे एक उदाहरण दे देता हूं मैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक उदाहरण मैंने ले लिया, मान लीजिए पौधा, पेड़, कन्या, ऑप्शन छोड़िए, डायरेक्ट बताइए क्या आएगा। देखिए इसमें क्लियर पता चल रहा है हमें, पौधा, पेड़, कन्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ वही नियम लगाएंगे अपन, आधारभूत नियम जो भी बताया था। ए का जो संबंध किससे है, बी से। अब ए का बी से क्या संबंध है सर, पहले पौधा था और पौधा जब बड़ा हुआ तो कौन से रूप में आ गया, पेड़ के रूप में। पौधा जब बड़ा हुआ तो किसके रूप में आ गया, पेड़ के रूप में। सेम स्थिति, पहले कन्या थी, कोई लड़की थी, बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद क्या बन जाएगी, महिला बन जाएगी सर, है ना। ये क्वेश्चन पहले से आया हुआ है। तो एक तो नियम हो गया, ये नियम समझ में आया सबके में। पहला नियम, पहला ही टॉपिक चल रहा है आज, रीजनिंग की स्टार्टिंग है, शुरुआत है। पहले टॉपिक का पहला ही नियम है, अपन ने पहला टॉपिक लिया सादृश्यता। किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों, संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है सादृश्यता कहलाता है। सादृश्यता में पहला नियम आ गया आधारभूत नियम, ए का जो रिश्ता बी से वही सी का डी से होगा। जैसे पौधे से पेड़, कन्या से क्या बन गई, महिला। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं सेकंड नियम की तरफ। तो देखो दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम क्या कहता है सर, एक मिनट यही साइड में लेके आ रहा हूँ। सेकंड नियम है ना, या फिर यहाँ ले लेते हैं, चलिए। देखिए नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 2, नियम नंबर 1 समझ में आ गया, आधारभूत नियम, ए का जो रिलेशन बी से है वही सी का डी से होगा। दूसरे नियम की बात करते हैं तो नियम नंबर 2 क्या है, वो है सर विकसित नियम। विकसित नियम मतलब कि मॉडर्न रूल। अब मॉडर्न रूल की जरूरत पड़ी क्यों, वो सुन लीजिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो इस रिलेशन से हुए नहीं, ए का बी से और सी का डी से जो संबंध है नियम नंबर 1 है, इससे वो क्वेश्चन हो नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें कौन से क्वेश्चन नियम की जरूरत है, दूसरे नियम की, मॉडर्न रूल। और ये मॉडर्न रूल जो है वो क्या है, वो सुन लीजिए। यहाँ ए का जो संबंध, अब देखिए जो आधारभूत नियम था पहला, उसमें ए का संबंध किससे था, बी से। यहाँ जो है ए का संबंध किससे होता है, ए का संबंध होता है सी से। अब ए का सी से जो संबंध है वही संबंध बी का डी से होगा। जो संबंध ए का सी से है वही संबंध बी का डी से होगा। और ये संबंध आपस में कैसे होंगे सर, समान होंगे। ये संबंध आपस में कैसे होंगे, समान। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोई उदाहरण लेके समझा देता हूं एक बार। आटा, मिट्टी, रोटी, क्या है गया। अब देखिए अगर मैं ए का, एक मिनट, अगर मैं ए का कोई रिलेशन बी से लगाऊं, लग रहा है क्या, आटा अलग तत्व है और मिट्टी अलग है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या भाई, दोनों अलग अलग चीजें, आटा और मिट्टी। ए का तो बी से, देखिए क्या ए का बी से कोई रिलेशन है क्या, बताओ मुझे, नहीं है ना। ए का बी से तो कोई रिलेशन है नहीं। अब जब नहीं है तो ये नियम तो हो गया फेल। अब सेकंड नियम की जरूरत पड़ी, विकसित नियम, ए का सी से। देखना ए का सी से कोई नियम है क्या, है सर। आटे से क्या बनती है, रोटी। सेम उसी प्रकार से जिस तरीके से, देखिए जिस तरीके से ए का सी से संबंध है, यहां पर ए का संबंध किससे है, सी से, आटे से बन रही है रोटी। उसी प्रकार मिट्टी से क्या बनेगी, कोई भी मिट्टी की चीज। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं ईंट, ईंट ले लूं, ठीक है। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत। एक बार रिपीट कर देता हूं, सारी चीजें सुन लेना ध्यान से, पहले अपन समझेंगे फिर लास्ट में लिखेंगे। क्या क्या बातें हैं, सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट, किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच जो समानता का संबंध होता है क्या कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है। कितने नियम है, 2 नियम। आधारभूत नियम, ए का जो रिश्ता बी से वही सी का डी से है। जैसे पेड़, पौधा, पेड़, कन्या और महिला।
विकसित नियम, मॉडर्न रूल, इसमें ए का जो रिलेशन सी से है वही बी का डी से होगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? चलिए अब चलते हैं टाइपों की तरफ। इस पूरे टॉपिक में सर, पूरे सादृश्यता टॉपिक में 3 टाइप बनती हैं, 3 टाइप टोटल, ठीक है। 3 के अलावा और कोई टाइप बनती नहीं है, ओनली 3 टाइप हैं। हालांकि यही टॉपिक एक बार चित्रों में और बन रहा है, पता है आपको, नॉन वर्बल रीजनिंग में बन रहा था, बताया था, सादृश्यता इधर भी लिखाया था ना। तो नॉन वर्बल में और है, चित्रों वाली सादृश्यता अलग आती है तो सादृश्यता ही, दोनों सादृश्यताएं, लेकिन डायग्राम बेस अलग है और लैंग्वेज बेस अलग है, ठीक है। तो अपन चल रहे हैं, देखिए प्रकार 1, कितनी टाइप बताइए? 3 टाइप। तो पहली जो टाइप होती है वो होती है शब्द सादृश्यता। एक मिनट, हाँ जी सर, चलिए शुरू करते हैं दोबारा से, है ना। शब्द सादृश्यता, एक बात याद रखना, ये आपके जीके और जीएस पे डिपेंड करती है। इसमें मैथ रीडिंग वाले का कोई दोष नहीं है, इसमें मैथ रीडिंग पढ़ाने वाले टीचर का कोई दोष नहीं है, कतई 1% भी। इसमें तो सीधा सीधा आपकी जीके और जीएस पे डिपेंड करती है। जितना अच्छा आपका जनरल नॉलेज, जनरल साइंस होगा, उतने अच्छे से आप क्वेश्चन कर लोगे। जैसे अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे, शब्द सादृश्यता है तो शब्दों वाले क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, हृदय कार्डियोलॉजी, हृदय कार्डियोलॉजी, यहाँ आ गया मिट्टी, यहाँ क्या आएगा? हृदय कार्डियोलॉजी, यहाँ मिट्टी आ गया, क्या आएगा? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसा तो है नहीं, मैंने आपको ऑप्शन दिया, आपको पता तो है तरीका क्या, कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही मिट्टी का होगा पैडोलॉजी से, लेकिन आपको ये बात पहले पता होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ एक बात बताओ, इसमें कहीं मैथ रीडिंग वाले का दोष है क्या? भाई इधर साइंस का प्रश्न है, उधर भी सेम स्थिति है, साइंस का क्वेश्चन है एक तरीके से, इसमें मैथ रीडिंग वाले का कोई दोष नहीं। ये आपकी जनरल नॉलेज और जनरल साइंस पर डिपेंड करता है। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? कार्डियोलॉजी। अब यहाँ शाखा आई है तो यहाँ भी क्या आएगी? शाखा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है सर? पैडोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैडोलॉजी कहलाती है। एक तो ऐसी टाइप बनेगी पहली, शब्द सादृश्यता। फिर बनेगी प्रकार 2, टाइप 2, वर्णमाला सादृश्यता। और वर्णमाला सादृश्यता में ए से लेकर जेड तक के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। वर्णमाला सादृश्यता में ए से लेकर जेड तक के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैथ रीडिंग वाले का दोष है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो। क्यों? देख लीजिए एक बार। वर्णमाला सादृश्यता में ए से लेकर जेड तक के वर्णों का प्रयोग किया जाता है, और इसको करने के लिए आपको 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहली, आपको पता होना चाहिए स्वर, व्यंजन और अर्धांशों का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको वर्णमाला के क्रम याद होने चाहिए, और तीसरी बात, आपको वर्णमाला के विपरीत क्रम याद होने चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप आराम से कर लोगे, और ये चीज़ें नहीं आती हैं तो पहले आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन कैसा आएगा एक बार देख लीजिए। ए सी क्या आएगा? ऑप्शन आगे ए एम के पी, ऐसे मान लीजिए ऑप्शन आ गए ए एम के पी। अब वही है, सिस्टम वही है, देखना पड़ेगा कि एक इसका ए का बी से जो रिलेशन है वही सी का डी से है या नहीं है, रिलेशन तो सेम रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर बनती है प्रकार 3, टाइप 3 बनती है
और टाइप थर्ड क्या है, वो है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में क्या होता है सर, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है संख्या सादृश्यता में। और इसके लिए भी आपको देखिए कुछ चीज़ें आनी चाहिए, जैसे आपको पहली चीज़ तो ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको 1 से लेकर कम से कम 10 तक के घन याद होने चाहिए, और 1 से 25 तक के वर्ग आपको कम से कम आने ही चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये आपकी एक टॉपिक में नहीं, कई सारे टॉपिकों में काम आएंगी, जैसे सादृश्यता में, वर्गीकरण में, कोडिंग डिकोडिंग में, श्रृंखला में, है ना, कई चीज़ों में ये लोग काम आते हैं। अब देखो आगे इसमें जैसे क्वेश्चन कैसा आएगा, 123, 321, सरल है ना, 931, या क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, सुन लीजिए। अब रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के जवाब देने का कोई अर्थ ही नहीं है। आप कितना भी 139 कहते रहो, कोई अर्थ नहीं निकलता। देखो 1 1 1 ऑप्शन नंबर बी, 2 2 2 ऑप्शन नंबर सी, 3 3 3 ऑप्शन नंबर डी, 4 4 4, इस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब देखिए इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, 123, 321, 931, क्या आएगा, 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, वही है। हमें पहले वो रिलेशन लगाना आना चाहिए, ए का बी से क्या रिलेशन है, सर विपरीत हो रहे हैं, इसका विपरीत किया, 139 ऑप्शन में नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या करेंगे, ऐसी स्थिति के लिए हो सकता है कोई और नियम लग रहा हो, वो नियम ढूंढेंगे। जैसे कि देखो, यदि इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 3 दूनी 6 एकम 6, इनका मल्टीप्लाई करना आपस में 6, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, मतलब ए और बी समान आ रहे हैं। ऐसे सी और डी, 9 गुणा 3, 9 या 27 एकम 27। अब यहाँ जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई भी 27 आना चाहिए। किसका आ रहा है, सी, 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 27। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई। ये आपका सादृश्यता टॉपिक हो गया सर जी समाप्त, द एंड। इतना सा टॉपिक है, बस इतना सा टॉपिक था केवल जो समाप्त हो गया। दोबारा सुन लो, सादृश्यता किन्हीं दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच में जो समानता का संबंध होता है वो सादृश्यता कहलाता है। 2 प्रकार के नियम बताए थे, एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए ये ए का जो रिलेशन बी से है वही सी का डी से है, जैसे पौधा, पेड़, कन्या, महिला, विकसित नियम था। ए का जो रिलेशन सी से है वही बी का डी से है। आटा, मिट्टी, रोटी और ईंट वाला, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। आगे चलते हैं, हृदय, कार्डियोलॉजी, पहली टाइप थी शब्द सादृश्यता, दूसरी टाइप बनती है वर्णमाला, और तीसरी बनती है संख्या। एक वर्णमाला वाला एक क्वेश्चन रह गया, इसको देख लो। एक है, एक का यदि, इधर भी एक, इधर भी एक, एक का यदि मैं क्यू कर दूं तो क्या आएगा, एक। यहाँ सी 3 पे, 3 का क्यू करना, तनामतिया 9 या 27, 27 पे क्या आता है, ए। 26 तक होती है वर्णमालाएं, तो 27 पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा ए। चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, लिखवाएं, निकालो कॉपी, है ना। अब एक एक करके इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे अपन सारी चीज़ों की। चलिए मैं लिखवा देता हूँ, एक बार कॉपी निकालिए, लिखिए, हेडिंग डालो सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी टेस्ट, सादृश्यता डाल दिया। लिखिए डेफिनेशन, किन्हीं भी दो शब्दों, किन्हीं भी दो शब्दों किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच जो समानता का संबंध, जो समानता का संबंध होता है, जो समानता का संबंध होता है वह सादृश्यता कहलाता है। किन्हीं भी दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है वह सादृश्यता कहलाता है। लिख लिया।
सादृश्यता कहलाता है। चलिए लिखिए नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 लिखो, आधारभूत नियम, बेसिक रूल। और आधारभूत नियम के आगे डैश लगाओ, डैश लगा के लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। लिखिए, अच्छे से नोट्स बना लेना अपने, क्योंकि ये नोट्स आपके ऐसे नहीं है एक एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे, अलग अलग आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, है ना, लेके एक कांस्टेबल से लेकर के और आरएएस तक कोई भी एग्ज़ाम यदि आप दोगे तो यही नोट्स रीजनिंग के आपके काम आ जाएंगे। इतने अच्छे लेवल के और अच्छे स्तर पे अपन बनाएंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, आधारभूत नियम के सामने बेसिक रूल के आगे इसमें ए का जो संबंध बी से होता है, इसमें ए का जो संबंध बी से होता है, इसमें ए का जो संबंध बी से होता है वही संबंध, इसमें ए का जो संबंध बी से होता है वही संबंध सी का डी से होता है। इसमें ए का जो संबंध बी से होता है वही संबंध सी का डी से होता है और संबंध आपस में समान रहते हैं, और संबंध आपस में समान रहते हैं। क्लियर सर? और संबंध आपस में कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। देखिए इधर देखिए सामने उदाहरण सहित छाप दीजिए, यहाँ तक उतार दीजिए। ए संबंध बी, सी संबंध डी, संबंध आपस में समान, पौधा, पेड़, कन्या, महिला, उदाहरण सहित उतार दीजिए कॉपी में। चलो सेकंड लिखो, ये नोट कर लिया ना। दूसरा नियम लिखो, नियम नंबर 2, विकसित नियम, मॉडर्न रूल। विकसित नियम, मॉडर्न रूल। विकसित नियम, मॉडर्न रूल। और मॉडर्न रूल में लिखिए, इसमें ए का जो संबंध सी से होता है, इसमें ए का जो संबंध सी से होता है, इसमें ए का जो संबंध सी से होता है वही संबंध, इसमें ए का जो संबंध सी से होता है वही संबंध बी का डी से होता है, वही संबंध बी का डी से होता है। उतार लिया उदाहरण सहित? ये नियम उतार दो एक बार, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी, और ये उदाहरण उतार लो एग्जाम्पल। इसके बाद समझ में आ गया ना सबकी में टॉपिक? चलिए आगे चलते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हैं अब क्वेश्चनों की, है ना। हर एक टाइप के मैं आपको 8-8, 7-7, 10-10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी आप खुद से भी प्रैक्टिस करना बुक में से जाके, ठीक है। चलिए शुरू करें। देखो टाइप फर्स्ट, प्रकार एक की बात कर लेते हैं। पहली टाइप क्या थी सर? शब्द सादृश्यता। पहली जो टाइप थी वो थी शब्द सादृश्यता, और किस पे डिपेंड करती है? जीके और
जीएस पे डिपेंड करती है। इसमें मैथिंग वाले का कोई खास दोष है नहीं, आपको आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो बैठे रहोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट करना शुरू कीजिए, लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखो। शेर, शावक, चीता यहाँ कब आएगा? फोन कब? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, अभी बता ही दिया यहाँ कब आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ताजमहल आगरा, हवा महल ए जयपुर, बी दिल्ली, सी आगरा, डी इनमें से कोई नहीं। और लिखो, साथ के साथ लिखते चलो, क्वेश्चन बाद में करेंगे फिर। तीसरा, अखबार संपादक जहाज, ए नाविक, बी कप्तान, सी पानी, डी बंदरगाह। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश, किरण, ध्वनि क्या आना चाहिए? ए सॉरी पराश्रव्य, बी श्रव्य, सी आवाज और डी तरंग। उतार लीजिए एक बार। उतार लिया। चलिए देखिए, एक बार इनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर 4-5 और करा दूंगा। बताइए पहले का आंसर क्या होगा? कन्फर्म है? ये तो पहले ही बता दिया था कब होगा। देख लीजिए, शेर का शावक से क्या संबंध है सर? शेर का जो बच्चा होता है, बेबी लॉयन जो होता है, उसे कहते हैं शावक। उसी तरह चीते का जो बच्चा होता है, चीते का बच्चा क्या कहलाता है सर? कब कहलाता है। क्या कहलाता है? कब। अच्छा, फोन किसका बच्चा होता है? फोन
बताओ। हिरन। हिरन का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? फॉन कहलाता है। और चीते का बच्चा क्या कहलाता है? कब। अगला क्वेश्चन सेकंड, ताजमहल, आगरा, हवा महल, क्या आएगा आंसर? जयपुर। देखिए ताजमहल कहाँ स्थित है सर? आगरा में। उसी तरह हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अखबार। अखबार संपादक, जहाज, आगे क्या आएगा? याद रखना ए का बी से जो रिश्ता है, यहां अखबार का संपादक से क्या रिश्ता है? किसी भी न्यूज़पेपर का, किसी भी अखबार का हेड कौन होता है? संपादक। उसी प्रकार से जहाज को चलाने वाला कौन होता है सर? कप्तान। कौन होता है हेड? कप्तान होता है। तो इसका आंसर कप्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश, किरण, ध्वनि, क्या आएगा? कंफर्म। देखिए प्रकाश जो होता है, प्रकाश गति करता है, तो गति का माध्यम क्या होता है? प्रकाश का किरण। गति का माध्यम क्या होता है? किरण। उसी प्रकार ध्वनि के गति करने का जो माध्यम होता है वो क्या होता है सर? तरंग। ध्वनि जो है वो तरंगों के माध्यम से गति करती है। कैसे गति करती है? तरंगों के माध्यम से गति करती है। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे चले। देखो, अच्छा इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ ग्रुप पे डाल देंगे अपन शाम को, ठीक है? चलिए 5वां प्रश्न लिखिए, लिखते जाइए मेरे साथ साथ। 5वां क्वेश्चन, और 5वें में लिखिए, पहिया, बैलगाड़ी, सिपाही, क्या आएगा? ऑप्शन ए वर्दी, बी सेना, सी हथियार, डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन लिखिए, महात्मा गांधी राजघाट लाल बहादुर शास्त्री, यहाँ क्या आएगा? ए वीर भूमि, बी विजय घाट, सी शास्त्री घाट, और डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन लिखिए, लिख लिए यहाँ तक? अगला लिखिए सातवां, जापान, टोक्यो, पुर्तगाल। यहाँ बताना है क्या आएगा? जापान, टोक्यो, पुर्तगाल, क्या आएगा? ए में एथेंस, बी में लिस्बन, सी में कीनिया, डी में नैरोबी।
कितने क्वेश्चन हो गए? 7। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। दर्जी, कैंची, मोची, ए कैंची, बी उस्तरा, सी टेकुआ, डी सिलाई, ई चमड़ा। चलिए सर 8 क्वेश्चन हो गए, 4 अपने पहले कर लिए थे, 4 ये कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन बहुत है प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, मेन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आराम से कर लोगे, नहीं समझ में आ रही हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। कर लिए स्टार्टिंग करें? चलो 5वें में बताओ आंसर। सेना। जिस तरह पहिया बैलगाड़ी का एक हिस्सा होता है, जिस तरह पहिया बैलगाड़ी का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। भाई पहिया क्या होता है? बैलगाड़ी का एक अंग होता है, एक हिस्सा होता है। उसी तरह सिपाही जो होता है किसका अंग होता है सर? सेना। सिपाही जो है वो सेना का अंग होता है। ठीक है। अगला, महात्मा गांधी, राजघाट, लाल बहादुर शास्त्री क्या आएगा? है क्या संबंध क्या है? शाबाश। देखिए महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट। उसी तरह लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है क्या हो जाएगा? विजय घाट। कौन सा घाट है सर? विजय घाट। वीर भूमि किसका है? राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। चलिए अगला चलते हैं, जापान की राजधानी, ये तो सबको आता होगा, बताओ पुर्तगाल की राजधानी। शाबाश, गुड, बहुत अच्छे। पुर्तगाल की राजधानी क्या होती है? लिस्बन। क्या होती है पुर्तगाल की राजधानी? लिस्बन होती है। ठीक है, याद रखना अब आगे। चलिए, और ये नैरोबी और कीनिया, ये आपस में देश और उनकी राजधानियां हैं दोनों। ठीक है। चलिए, दर्जी का जो संबंध किससे है? कैंची से। वही संबंध मोची का किससे होगा? बताओ? सिलाई का संबंध दर्जी से होता है, चमड़ाते। अगर यहां सुन लीजिए एक मिनट, अगर यहां मैं चमड़ा लिख दूं तो भाई मेरे मोची का संबंध यदि चमड़े से है तो दर्जी का संबंध यहां किससे होना चाहिए था? कपड़े से। किससे होना चाहिए था? कपड़े से। लेकिन यहां क्या देखिए, कैंची। दर्जी के काम में आने वाला उपकरण क्या है? कैंची। इसी तरह मोची के काम में आने वाला उपकरण होता है टेकुआ। आपने देखा होगा, भी देखिए ऐसा होता है, सुन लीजिए, देखो ऐसे एक कील सी निकली रे, और ये आगे थे यहाँ कट रहे एक छोटा सा मैया में जिसमें धागा फंसता है, रहे ना ऐसा सुई सी, हाँ वो टेकुआ होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलो, ये आपकी रीजनिंग के एनालॉजी टॉपिक की पहली जो टाइप थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। क्लियर? आगे की बात करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।